तो आज तो बहुत ही मुबारक दिन है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। कोर्ट ये मानती है कि ये मुकदमा जो बनाया गया था सीबीआई की तरफ से, और मैं सीबीआई नहीं, मैं सीधे कहूंगा मोदी अमित शाह की तरफ से, ट्रायल चलाने योग्य ही नहीं था। तलवार लटकी हुई है क्योंकि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। जो ये राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। पहली बात तो ये कि ये सीबीआई डिसाइड करे, इसका मतलब कि आप सीबीआई को चलाते हैं। एक लंबी प्रताड़ना से आपको गुजरना पड़ा। गोदी मीडिया ऐसा हमलावर हो गया था जैसे उसका बस चले तो हमको अपने टीवी चैनल पे ही ले जाके फांसी की सजा सुना दे। कांग्रेस के साथ आपका जो लव एंड हेट का रिलेशन है वो बार बार निकल कर सामने आता है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति में कई बार फैसले लेने होते हैं। कुछ और चीज है जो मिसिंग है। जब अन्ना आंदोलन हुआ, मुझे लग रहा था कि एक राजनीति की एक नई दुकान खुलने जा रही है। राजनीति मुख्य धारा है, आप उससे मुंह मोड़ के बहुत कुछ काम नहीं कर सकते। 2018 से आप राज्यसभा में हैं कि जिस तल्ख भाषा में बात आप रखते हैं, कई बार निलंबित भी हुए हैं आप। 6 बार और 11 महीने तक निलंबित रहने वाला भारत के संसदीय इतिहास में पहला सांसद है। मेरी पत्नी एक दिन मुझसे कह रही थी कि इतना पढ़ाई किए हो तो तुम IAS हो गए हो। अन्ना खुद कहते थे कि पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा का जो दुष्चक्र है वो तोड़ना है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसमें फंसी नजर आती है। फंसाई गई। एक आदमी भ्रष्टाचारी होता है, वो कहीं तो उस पैसे को रखेगा, जमीन पे रखेगा, आसमान में रखेगा, कहाँ रखेगा? शीश महल बनाएगा। योगी जी की यात्रा का आप जो हफ्ते भर का जापान वापान कहाँ घूम के आए, उसका जहाज जो चार्टर और साथ के लोगों का किराया मंगा लेंगे ना, वो शीश महल से ज्यादा है। लेकिन शीश महल तो था। इसलिए नमस्कार, पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जिनका लंबा चौड़ा परिचय देना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसे नेता हैं जो काफ़ी ज़मीन से उठकर आए और आज की तारीख में राष्ट्रीय राजनीति में इनकी अपनी एक जगह है। और जिस बेबाकी के साथ संसद के भीतर और बाहर ये अपनी बात रखते हैं, ये उन बातों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आपका पॉइंट की बात में। नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज तो बहुत ही मुबारक दिन है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, जिस तरीके का फैसला आया है। नहीं, निश्चित रूप से है। और पिछले 4 सालों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया, अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए, उस पर चोट पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें की गई और दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया। आज इस फैसले ने साबित किया कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, और आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को और मनीष सिसोदिया जैसे योग्य शिक्षा मंत्री को बदनाम करने का काम किया गया। इससे ये भी साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी दरअसल कोई विकसित भारत या विकसित दिल्ली नहीं देखना चाहते, या वो देश की राजधानी की तस्वीर बदले ऐसा उनके मन में सोच नहीं है। उनको एन केन प्रकारेण बदनाम करके, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करनी थी, और वो उन्होंने शायद इन प्रयासों के जरिए, इन मुकदमों के जरिए कर लिया। लेकिन एक बात मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। आपने दिल्ली से एक ईमानदार सरकार को हटा दिया जो शिक्षा पे काम कर रही थी, जो स्वास्थ्य पे काम कर रही थी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम कर रही थी, फ्री बिजली फ्री पानी देने का काम कर रही थी। तो जनता की राहत के लिए हम लोग काम कर रहे थे, उनकी अच्छाई के लिए काम कर रहे थे। आपने लगातार एक झूठा मुकदमा बना के, टारगेट करके, और तब भी आपको याद होगा हम लोग कहते थे कि भाई केजरीवाल जी के पास क्या निकला, आप बताइए ना, कितने रुपए उनके घर से बरामद हुए, कितने जमीन के प्लॉट मिले, कितना सोना गहना मिला, मनीष सिसोदिया के यहाँ क्या मिला, संजय सिंह के घर से क्या मिला, बताइए, कुछ तो बताइए जी। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास, और कोर्ट ने इन्हीं बातों को आज उजागर किया है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के एक झूठा फर्जी मुकदमा
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। जी। तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी के भी इतिहास में इस फैसले को बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और दर्ज किया जाएगा। जी देखिए, क्योंकि कोर्ट में तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो दी जा चुकी और उसके बाद ये फैसला आया है, जिसमें एक्विटल कह लीजिए या डिस्चार्ज कह लीजिए, एक तरह से कह दिया गया कि मुकदमा ही झूठा था। हाँ, और ये बड़ी बात है। देखिए, ट्रायल लंबा चले और उसके बाद कोई बरी हो, वो एक अलग उसकी कहानी होती है। उसकी एक लंबा एक सफर होता है उसका। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये लाखों में एक केस में होता है कि जब ट्रायल ही ना चले और डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि चार्ज ही फ्रेम ना किया जाए, यानी कि कोर्ट ये मानती है कि ये मुकदमा जो बनाया गया था सीबीआई की तरफ से, और मैं सीबीआई नहीं, मैं सीधे कहूंगा मोदी अमित शाह की तरफ से, ये मुकदमा ट्रायल चलाने योग्य ही नहीं था। इससे बड़ा तमाचा तो कुछ नहीं हो सकता मोदी सरकार। लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की देखिए, तरफ से, बजाय इसके उसमें कहा गया है कि आगे का जो कानूनी राह है वो अभी बाकी है। तो बजाय इसके कि अपनी गलतियों को स्वीकार करती भारतीय जनता पार्टी, इतनी निर्लज्ज और जिसको कह लीजिए कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली उनकी आदत है। पहली बात तो यह कि ये सीबीआई डिसाइड करे। इसका मतलब कि आप सीबीआई को चलाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएगी। ये तो सीबीआई को डिसाइड करने दीजिए ना। अगर सीबीआई नाम की कोई संस्था है तो नहीं, ये तो हम, अगर वो संस्था है ही नहीं, बीजेपी का दफ्तर हो गया है वो, तो ठीक है, बीजेपी वाले जो बयान दे रहे हैं उसको माना जाना चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपने दफ्तर पे बुला के कहा हो कि भाई हाई कोर्ट जाओ, अब तुम्हें ये काम करना है, तो जाएंगे हाई कोर्ट। ये तो हम पहले भी देखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम लगाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी आ जाती है। तो क्यों आ जाती है भाई, क्यों आ जाती है? अगर कहीं चुनावी प्रक्रिया में बेईमानी है तो आप एक राजनीतिक दल है, आप भी उस बेईमानी को रोकने की बात कहिए। अगर किसी चुनावी प्रक्रिया में कोई घोटाला हो रहा है तो एक राजनीतिक दल के तौर पे आपको उस घोटाले को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन आप उस घोटाले के समर्थन में बात करते हैं। इससे ये साबित होता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर उस चुनावी घोटाले को आप संचालित कर रहे हैं, आपके द्वारा चलाया जा रहा है। तो सीबीआई के केस में भी कोई आधिकारिक बयान आने से पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। भाई, क्या उन्होंने वो 600 पेज का ऑर्डर पढ़ लिया सीबीआई वालों ने? क्या उन्होंने अपने वकीलों से राय ले ली? क्या उन्होंने ये जान समझ लिया कि ये केस आगे ऊपर ले जाने लायक है या नहीं है? इसके पहले बीजेपी बयान दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई को कौन चला रहा है। आपकी तरफ से, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आईओ है उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या जो कार्रवाई है वो हो, वो तो अपनी जगह, लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक लंबा अरसा आप लोगों को कानूनी जद्दोजहद, आप खुद भी जेल में रहे, एक लंबी प्रक्रिया से और एक लंबी प्रताड़ना से आपको गुजरना पड़ा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसे अधिकारी जो सरकार की कठपुतली बन के झूठे मुकदमे लिखते हैं, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब उसके लिए लीगल प्रक्रिया क्या हो सकती है वो 1-2 दिन में समझ के हम लोग फिर उसकी जानकारी देंगे। लेकिन ऐसे लोग दंडित तो जरूर होने चाहिए जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, आपको तनख्वाह तो इस देश की जनता के पैसे से मिल रहा है ना, आप सरकार के गुलाम बन के क्यों काम कर रहे हैं? सरकार का जो सही निर्देश हो उसका पालन कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, एक हेल्थ मिनिस्टर को, एक एमपी को आपने इसलिए पकड़ के डाल दिया क्योंकि अपने आकाओं को आपको खुश करके रखना है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। पूरे आप सीबीआई के पूरे मूव को देखिए, आप ईडी के पूरे उनकी हरकतों को आप अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पे, और तब हम लोग चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं। बड़ी दुख की बात है उमाशंकर जी, कोई सुनता ही नहीं था उस वक्त। हजारों टीवी डिबेट्स हमारे खिलाफ की गई। गोदी मीडिया ऐसा हमलावर हो गया था जैसे उसका बस चले तो हमको अपने टीवी चैनल पे ही ले जाके फांसी की सजा सुना दें कि देखिए अब इस चैनल की तरफ से आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है और आप यहीं लटका दिए जाने चाहिए। इस तरह से डिबेट हुई हमारे खिलाफ, हमारी कोई बात सुनी ही नहीं जाती थी। तो क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से ताना बाना बुना गया वो सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए बुना गया? नहीं, ये देखिए उसमें सब शामिल थे। आप
इस देश में तमाम सैकड़ों तरीके के घोटाले हो रहे हैं। उस पर कितनी टीवी डिबेट्स होती हैं? अडानी के पोर्ट से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और एनआईए ने जो लोग आरोपी थे उनके खिलाफ एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि यह ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितनी जांच हुई उनके खिलाफ? कितनी जांच हुई? कितनी टीवी चैनल पे डिबेट हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी दोस्त हैं। भले ही वो ड्रग्स का पैसा आतंकवाद को प्रशिक्षित करने में लग रहा हो। एनआईए के हवाले से जो आप ये कह रहे हैं, तो आपने इसको मुद्दा बनाया है? आपने पार्लियामेंट में बोला है सर, देश के सर्वोच्च सदन में मैंने ये बात बोली है कि अडानी के पोर्ट से जो ड्रग्स पकड़ी गई हजारों करोड़ रुपए की, उसका पैसा, वो पैसा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने में, उनके हथियारों को खरीदने में लगता है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में बेल का विरोध करते हुए, जमानत का विरोध करते हुए उन आरोपियों के संबंध में कहा था। तो आपने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक्सपंज भी नहीं किया? ना, ऑन रिकॉर्ड ये बात पड़ी हुई है, ये बात पड़ी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई, आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश रची, उसमें गोदी मीडिया के अपने साथियों को आपने शामिल किया और शामिल करने के बाद आपने लगातार उनके ऊपर प्रहार किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपने एक घृणा, एक नफरत, एक झूठी बदनामी भरने की कोशिश की, जिसमें आप कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। हम चुनाव हारे दिल्ली का। और आज सोशल मीडिया देख रहा था मैं, तो कई जगह इस तरह की टिप्पणियां भी थी कि आज जब ये खबर आई तो पहले चैनलों ने उठाया, लेकिन बाद में शायद कोई अदृश्य शक्ति ने कहा कि इसको ज़्यादा तूल नहीं देना है। तो नहीं, वो अदृश्य शक्ति पीएमओ में बैठती है सर, वहां से उस अदृश्य शक्ति का वो अदृश्य शक्ति वहीं से संचालित करती है अपने आप को। तो जाहिर सी बात है, ये झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इसलिए उनको रोका गया होगा, या उनको अपनी लाइन बदलने के लिए कहा गया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका था। इसी घर में जहां आप बैठे हुए हैं इस वक्त, यहां पे पुलिस के लोग घुस के हमारे लोगों को लाठियों से पीटे, इसी घर के अंदर। यहां बाहर प्रदर्शन हो रहा था, हमारे लोगों को घसीट घसीट के मारा गया जी, किसी के सर फोड़ दिए गए, किसी को कोई कार के नीचे आ गया। कितने एफआईआर हुए लोगों पे, कम कष्ट झेला है हम लोगों ने, हमारे परिवारों से पूछिए, लेकिन एक भी आदमी टूटा नहीं। हम नहीं मिले इनके साथ, हम आपके बहुत प्रयास किया इन्होंने। हम आपके ऊपर भी बात करेंगे कि आप भी कैसे नहीं टूटे और कैसे मुखरता से अपनी बात रखते रहे, लेकिन पहले आपके नेता की बात। लग रहा था जैसे कि वो नेपथ्य में चले गए हैं, पर्दे के पीछे चले गए हैं। जब फैसला आया तो लगता है कि केजरीवाल का पुराना रूप जो है वो सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपकी उनसे मुलाकात हुई फैसले के बाद, आपने उनसे लंबी देखिए, बातचीत आज की। हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का पल था, क्योंकि इन 4 वर्षों में मेरे ख्याल से कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जहां हम लोगों को बदनाम न किया गया। और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली हुई पार्टी, ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी को गली मोहल्ले, नुक्कड़, टीवी चैनल, देश भर में प्रचारित किया गया कि ये तो बेईमान पार्टी है, ये तो भ्रष्ट लोग हैं। ऐसा प्रचारित किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने तो पता नहीं कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया, और मुझे लिखा गया ये किंग पिन है एक्साइज पॉलिसी का। हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि और हम लोग उस वक्त कहते रहे। आपका नाम ही नहीं आया फिर चार्जशीट में? और नहीं, ये तो सीबीआई का मुकदमा था, हमारा तो ईडी ने हमारे खिलाफ बनाया था मामला। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे 4 साल की जो जर्नी रही, उसमें इतना बदनाम किया गया पार्टी को कि हम सब के लिए आज जब ये फैसला आया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से कोई वरदान हमारे लिए आया जी। तो उस तरीके से ये फैसले को तो हम लोगों ने, आपके नेता केजरीवाल का केजरीवाल साहब से, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा। और जैसे उन्होंने कहा कि जब मेरी ईमानदारी पे कोई सवाल उठाता है तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरी चमड़ी उतनी मोटी नहीं है। ये कौन बात करता है? एक सामान्य परिवार से निकला हुआ आदमी ऐसी बात करता है। तो केजरीवाल जो आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की,
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया, 15-15 दिन का अनशन किया, सब कुछ किया, इस पार्टी को खड़ी किया उन्होंने, खंबे पे चढ़ के बिजली के तार काटे। जी, उनकी एक तो राजनीतिक यात्रा रही। लेकिन एक अब आप ऐसे व्यक्ति को 4 साल तक बदनाम करते रहे तो ठीक है, वो कुछ समय के लिए खामोश रहे, बोलते चुपचाप रहे, लेकिन आज जब ये फैसला आया तो दिन उनका था, उनको बोलना था और उन्होंने सारी और बातें हमने ये भी नोटिस किया कि वो दिल्ली से ज्यादा पंजाब रहने लगे थे, पंजाब, गुजरात, गोवा, जहां मतलब पार्टी के विस्तार के लिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जितना काम पहले करते थे उससे ज्यादा मेहनत उन्होंने की, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जो उनकी शैली है, जिस तेवर के साथ केजरीवाल बोलते हैं और जाने जाते हैं, तो उस पे उन्होंने अपने आप को विराम लगाया, क्योंकि ठीक है, इंतजार करते हैं थोड़ा। आपने तो आज वो फैसला आया। आपने बात की बदनामी की कि बहुत बदनामी की गई, बहुत प्रताड़ित किया गया। कैसे बदला लेगी पार्टी? क्योंकि ये तो अदालत का फैसला आया है, जनता बदला लेना गलत शब्द होगा मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब तो ये होगा कि अब हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भी मंच जहां भी हमें मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के रहते हुए देश का भला नहीं हो सकता। और जो इतनी दुर्भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंच गया है, अगर वो दिल्ली के काम को बाधित कर रहा है, दूसरे राज्यों के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है, और उसका दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप प्रधानमंत्री जी का यह है कि वो अली बाबा और 40 चोर हैं, यानी कि वो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, जिसके खिलाफ बुकलेट निकाली थी इन लोगों ने, वो चाहे मुकुल राय हो, वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो जो व्यापक घोटाले में फंसे थे, वो चाहे येदुरप्पा हो, वो चाहे नारायण राणे हो, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, कितने सारे नाम गिनाऊं, एक नेता अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे तमाम नेताओं पर, जिसपे खुद ने बीजेपी ने हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बाद में उनको अपने साथ शामिल कर लिया। तो आप भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया। हाँ, मैंने एक मोदी वॉशिंग पाउडर का वीडियो ट्वीट किया है और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो लोग देखें कि कितने नेताओं को इन्होंने अपने साथ मिलाया जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे, ऐसे लोगों को। तो इसलिए मैं बीजेपी के बारे में कहता हूं कि जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का क्या अधिकार है? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी सजा पा चुके हैं रिश्वतखोरी के मामले में, और आप दूसरी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं और ज्ञान सिखा रहे हैं। आपने कहा कि जो भी मंच मिलेगा वहां पार्टी अपनी बात रखेगी और जनता से इस बात का हिसाब मांगेगी। यहीं पे कांग्रेस ये आरोप लगाती है। देखिए, कांग्रेस से दो तरह की जो आवाज़ है वो बाहर आ रही है। अगर ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन वहाँ के हैं या जो मीडिया इंचार्ज हैं, पोडियम से जो कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की मिली भगत है, क्योंकि अब केजरीवाल की ज़रूरत बीजेपी को गोवा, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में है, तो इसलिए अब उनको एक तरह से एक मुकदमे को कमज़ोरी के साथ लड़के ये इनाम जो है वो दे दिया गया है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। बहुत कमजोरी के साथ मुकदमा लड़ा गया, इसीलिए 23 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे, और बहुत ही कमजोरी के साथ मुकदमा लड़ा गया, इसीलिए 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे, और बिल्कुल इन लोगों ने तो मुकदमा लड़ा ही नहीं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे। तो वो तो क्योंकि दिल्ली छीननी थी आपसे, तो इसलिए आप लोगों का जो कहना है, इसलिए अगर आप देखेंगे, देश की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके इतने बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया। एकमात्र पार्टी है। आप किसी दूसरी पार्टी का नाम बता दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री के तो मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, इसका भी जवाब है आम आदमी पार्टी इनसे कि क्योंकि दिल्ली छीनना था तो इसलिए अंदर किया, और क्योंकि अब मदद चाहिए तो बाहर कर दिया है। अच्छा, वो कहाँ हरा पा रहे हैं इनको? कै साल से लड़ रही कांग्रेस? वो कहते हैं वोट कटुआ है। गुजरात में हम, अच्छा एक चीज, हमारी पार्टी कब बनी? 12 में, 13 में, 13। और गुजरात का इलेक्शन हम पहली बार लड़ने कब गए? 22। बताइए ना आप। 22 में।
और कांग्रेस कब से हार रही है इन लोगों से, जब आम आदमी पार्टी थी ही नहीं। तो ऐसे बेसिर पैर की बातें करके अपने आप को हंसी का पात्र बनाने से क्या फायदा है भाई। हरियाणा में कांग्रेस वालों ने सीना ठोक के कहा कि तुम्हारी हिम्मत है तो हमें जिता के दिखाओ। मतलब वो चुनाव वो जीत रहे थे, लेकिन खुद ही गड्ढे में कूद पड़े, भाई हमें जिता के दिखाओ। आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस। अच्छा, एक चीज बताइए, हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी उनसे लड़ रही थी या वो आपस में लड़ रहे थे? वहां तो खेमेबाजी तब फिर कांग्रेस की तब जगजाहिर फिर अपने कमियों को आप दूर नहीं करेंगे, आप आम आदमी पार्टी का रोना रोते रहेंगे दिन रात। ये राजनीति का ठीक तरीका नहीं है। आप अपना मूल्यांकन कीजिए ना। भाई बिहार में हम गए थे आपको हराने, बताइए आप। या फिर जो है महाराष्ट्र में हम गए थे हराने आपको। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से दूसरी महाराष्ट्र में तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ा, एक भी सीट पे नहीं लड़ा चुनाव। नहीं, वहां फिर तो ओवैसी हैं, बाकी पार्टी, तब बाकी प्लेयर्स हैं। देखिए, ये जहां आप पे इल्जाम, अपनी कमियों को छिपाने का एक कमजोर तरीका होता है। वैसे कांग्रेस के साथ आप लोगों का बड़ा लव अब एंड हेट का रिलेशन है। अब मैं कहूं कि भाई पंजाब में 95 सीटें हैं हमारे पास, तुम चुनाव मत लड़ो वहां। भाई अगर कहां लड़ेगी कांग्रेस? ऐसे तो आरजेडी कहेगी बिहार में मत लड़ो, हम 62 सीट के साथ दिल्ली, हम 62 सीट मत लड़ो। हम 62 सीट के साथ दिल्ली में थे। कांग्रेस अगर वास्तव में उनका दिल इतना बड़ा है और साफ है तो नहीं लड़ते यहाँ पे, कह देते हाँ भाई केजरीवाल साहब को 62 सीटें फिर आने दो। सिर्फ उन्हीं 3 स्टेट में लड़ेंगे जहां कांग्रेस अभी सिमटी हुई है। तो फिर ये दूसरों पे आप मत कहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। ऐसे बेबुनियाद बातें करके अपने आप को हंसी का पात्र मत बनाइए। नहीं, लेकिन एक लार्जर जो पर्सपेक्टिव का सवाल है वो ये है कि कांग्रेस के साथ आपका जो लव एंड हेट का रिलेशन है वो बार बार निकल कर सामने आता है। कई बार लगता है कि आप इंडिया ब्लॉक में हैं, कई बार लगता है नहीं हैं। कई बार कांग्रेस जो है वो जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, देखिए राजनीति, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने भी उसमें अपना हिस्सा निभाया। लेकिन कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाता है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नाम आता है तो उन पे निशाना साधा जाता है। अब ये क्या है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका कांग्रेस पार्टी के साथ? राजनीति में एक जैसी परिस्थितियां हमेशा नहीं होती हैं, इसलिए आप ये उम्मीद करें कि हम एक जैसा राजनीति में बर्ताव रहेगा। समय और परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति में कई बार फैसले लेने होते हैं। हम इंडिया ब्लॉक में थे, बिल्कुल ठीक बात है। उस समय हमारी प्राथमिकता क्या थी? नरेंद्र मोदी की नफरती राजनीति, लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति, सरकारों का गला घोटने वाली राजनीति को रोकना। और उस काम में हमने ईमानदारी से इंडिया ब्लॉक में रह के लड़ाई लड़ने का काम किया। अब सवाल यह है कि सारा ब्लेम आप उठा के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे डालना चाहते हैं। अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे आप, कभी भी अपने आप को नहीं देखेंगे। तो अब राह अलग अलग है कांग्रेस से आपकी। नहीं, हम तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे SIR का मुद्दा हुआ, हमने साथ नहीं दिया, जमकर साथ दिया, पूरे विपक्ष के साथ हम खड़े रहे। तो मुद्दा आधारित तो लेकिन राजनीतिक राह, चुनावी राह अलग अलग है। चुनावी राह अलग है, चुनावी राह अलग है। तो जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि आपका और बीजेपी का जो है वो एक तरह से मिली भगत है, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिली हुई है। देखिए, ऐसा है कि ये बीजेपी वाले भी जानते हैं और ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि ये उतना ही बड़ा झूठ है कि हम कहें कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से होगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछा जाए कि अगर आपको एक फांसी लटकाने की छूट हो तो आप किसको फांसी पे लटकाएंगे? सबसे पहले तो नाम लेंगे अरविंद केजरीवाल का। बोले दूसरे नंबर पे तो बोलेंगे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों को लटका दो, अगर उनको फांसी की सजा के लिए छूट दे दी जाए तो। आप मुझे बताइए, देश की संसद में इन लोगों के खिलाफ सीधा प्रहार करता हूं, क्या क्या जो उनसे बन पाता है, क्या क्या नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। अभी एक मुकदमा लिखा यूपी में मणिकर्णिका घाट के मामले में। हाँ, आपने मुखरता से आवाज भी उठाई थी। तो सवाल यह है कि लेकिन AI का इस्तेमाल कर लिया। ये वो तो झूठी बात है। वीडियो तो हमने एकदम
साफ साफ जो वहां के स्थानीय लोगों ने बनाया था वही वीडियो दिखाया, अब उसको कह दिया एआई वीडियो। अच्छा, एक इस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से दूसरी तरह की आवाज़ भी आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने सार्वजनिक तौर पे ट्विटर नहीं, पे, उनके हम आभारी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने तो बहुत, उनके बयान को आप वकील के तौर पे लेते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे? उन्हें वकील के तौर पे लेते हैं, और वकील के तौर पे वो एक बहुत सुयोग्य अच्छे वकील हैं। उन्होंने हमारी लीगल लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा है, और इसके लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनके आभारी हैं। हम्म। देश की राजनीति जिस स्थिति में है सभी देख रहे हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश पे रूल कर रहे हैं। ऑपोजिशन जो है कई बार एकता की बात करती है, एकता किस तरह की हो पाती है उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या भविष्य लगता है विपक्ष का, खास तौर पे क्योंकि एकजुटता की बात होती है, एकजुटता जब तक नहीं होगी, एकजुट होकर बीजेपी को और खासतौर पे नरेंद्र मोदी की बीजेपी को फाइट नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय उमाशंकर जी, मैं राजनीतिक परिदृश्य क्या ईमानदारी से लगता है? बताऊं तो कुछ और चीज है जो मिसिंग है, हम्म। जो हम लोगों को समझना चाहिए। शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं या उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये प्रयोग देखेंगे तो महागठबंधन लड़ा बिहार में, नहीं सफल हुआ। वहां कुछ और नाम दिया था महाराष्ट्र में, महायुति, और वहां एक ऐसे महागठबंधन का वहां भी चुनाव हुआ, तो वहां भी नहीं जीत पाए, वहां भी बुरी तरीके से हारे। हरियाणा में जो एक तरफा सारे सर्वे से लेके सारा कुछ एक तरफा वो चुनाव था, कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा सभी सर्वे बता रहे थे, वातावरण ऐसा ही था। छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत बता रहे थे सारे चैनल, वहां भी ऐसा नहीं हो पाया। तो कुछ बड़ी चीज है जो मिसिंग है। क्या? पता नहीं क्या, मैं भी उसका जवाब किसमें देने में missing सक्षम है? नहीं हूं। सारी ब्लॉक पॉलिटिकल में, पार्टी में, विपक्ष किसी की एक पार्टी विपक्ष में? की जो पार्टियां हैं वो शायद उन चीजों को खोज नहीं पा रही हैं, या उन चीजों का सामना नहीं कर पा रही हैं जिससे कि बीजेपी हारे। देखिए, अगर आपके कहे को मैं समझ पा रहा हूं तो सबसे बड़ी बात होती है कि चेहरा कौन है, विपक्ष का चेहरा। ये ठीक है कि अलग अलग लीडर हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, लेकिन अगर एक चेहरे की बात हो तो ये कहीं ना कहीं से सुपर इम्पोजिशन की कोशिश होती है कि राहुल गांधी चेहरा है। तो आपको कहीं ये तो नहीं देखिए, लगता कि ममता बनर्जी के लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं है, और वो हरा पाती हैं बहुत आराम से। अरविंद केजरीवाल के लड़ाई लड़ने में, संघर्ष करने में 1 इंच भी अगर आप कहीं कमी बता दें, मैं आपसे 2 घंटे बहस करने के लिए तैयार हूं। हर मोर्चे पे जहां उनको जैसे बीजेपी से लड़ना होता है वो लड़ते हैं। दिल्ली का इस बार हम चुनाव हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पूरे अपने अभियान में, चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके कि दिल्ली देश की राजधानी में, जहां पे चुनाव आयोग का दफ्तर है, वहां आसपास रुपए बांटे गए खुलेआम, और सामान बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, कुछ नहीं किया। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई, मतलब सांसदों के, मंत्रियों के घर में वोट बढ़ाए गए, वो सब कुछ की, जो जितने हथकंडे लोग अपना सकते थे उन्होंने अपनाया। लेकिन हम चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, कहीं हमने कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। तो कम से कम केजरीवाल जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि वो एक भी मौका बीजेपी को घेरने का, या उनसे लड़ने का, या उनसे चुनाव में रणनीतिक तौर पे कैसे निपटना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से। तो इन दो और नहीं, जैसे उधर आप तमिलनाडु में स्टालिन को ले लीजिए, उन्होंने नहीं पनपने दिया कहीं बीजेपी को। आप विजयन जी को ले लीजिए, केरल में नहीं पनपने दिया बीजेपी को। तो कुछ तो इन है नेतृत्वों की बात करके आप ये बताने की कोशिश करें कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई मिसिंग पॉइंट है। अब ये कांग्रेस के लोगों से पूछिए, वो मैं कौन होता हूँ नहीं, आप जब ममता सलाह बनर्जी, देने वाले, वो इतने, जब आप टीएमसी के बिना पे बोल रहे हैं, मैं क्योंकि वो देखता हूं कि किस तरह से वो लड़ रही हैं, किस तरह से वो इनको चुनाव दर चुनाव हरा रही हैं। लड़ते हुए तो राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, उसमें बहुत सारी और रणनीतिक चीजें होती ना, खाली चुनाव में आप बोलने से आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। उसमें बूथ मैनेजमेंट से लेके, प्रचार से लेके, कब क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज मायने रखती है। मैं
मैं कोई नहीं होता कि मैं किसी पार्टी को सलाह दूं, उनको अपनी समीक्षा करनी नहीं, चाहिए। वो मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति, लेकिन क्योंकि हम एक परिचर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में व्हाट इज़ द वे आउट, इस पे कुछ बात होनी चाहिए। और आप क्योंकि 2018 से आप राज्यसभा में हैं और आप देख रहे हैं अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टी को, उनकी राजनीति की जो एक धारा है उसको देख रहे हैं, नेतृत्व किस तरह का है, बोलते किस तरह से हैं, आचरण क्या होता है, सब कुछ आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से। नहीं, तो ऐसे सामूहिकता की भी एक बात होती है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप मतलब लीडरशिप के नीचे सारे लोग उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और एक हिसाब से एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो भी एक कमजोरी होती है। तो ये आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनको देखना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी का भाई एक इतने बयान। बड़े बड़े नेता जिनको चीफ मिनिस्टर तक बनाया, वो बीजेपी में सब चले गए, बताइए चले गए नहीं चले गए? तो केजरीवाल जी ने भेजा है उनको या आम आदमी पार्टी ने भेजा है? तो ये चीजें हैं। आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले नेताओं की बात की। क्या इसके ज़रिए आप ये कहना चाहते हैं कि एक सांगठनिक तौर पे कांग्रेस अपनी मजबूती नहीं रख पा रही? और आपने एक बात और भी कही अभी 1 मिनट की, आपने ये कहा है कि कब क्या बोलना चाहिए। आपको लगता है कि ये भी लैकिंग है राहुल गांधी के पार्ट पे? मैं किसी के बारे में राय देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता हूं। मैं सिर्फ आपने एक सवाल पूछा तो मैंने कहा कि चुनाव में सिर्फ एक चीज काम नहीं करती, उसमें कई चीजें होती हैं, कई स्तर पे आपको लड़ना होता है, जिसमें संगठन बनाने से लेके बूथ मैनेजमेंट से लेके अंतिम दिन चुनाव काउंटिंग से लेके सर्टिफिकेट पाने तक की लड़ाई होती है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, आपको आपने कहा कि कोई हक नहीं है किसी पार्टी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ममता बनर्जी के लिए और अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की खूबियों का बखान किया, लेकिन जिस नहीं, खूबियों का बखान देखिए, जैसे अखिलेश यादव चुनाव हार गए, 124 सीटें उनकी आई पिछली बार, तो अखिलेश यादव जी ने अपना एक कुछ सोचा होगा, समझा होगा, कुछ उनको लगा होगा कि किस चीज पे काम करना चाहिए, तो उन्होंने एक पीडीए का फॉर्मूला पकड़ा। उन्होंने कहा भाई संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सब लोग एक हो जाओ, और उसका परिणाम आपको लोकसभा के चुनाव में दिखा। तो इसी तरीके से अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो बहुत सारी उन चीजों का मूल्यांकन करना होगा जहां आपकी कमजोरी है, और बहुत सारी उन चीजों पर काम करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, जिससे आप बीजेपी को जवाब दे सकें। क्या आप अपनी पार्टी के बारे में अगर बात करें तो जो आपके नेता हैं अरविंद केजरीवाल, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर उनके नेतृत्व में उनका चेहरा आगे देकर, ये अलग बात है कि कौन स्वीकारेगा उनका नेतृत्व, अव्वल तो कांग्रेस नहीं स्वीकारेगी, ममता बनर्जी वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं और केजरीवाल से ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं वो, तो वो नहीं लेकिन क्या आपसे आप ये कह सकते हैं, देखिए कहना हम लोग चाहेंगे किसी कि गलतफहमी में नहीं है, और मैं कोई शेख चिल्ली वाली बातें करूं वो अच्छी भी नहीं है। और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट किया था जब वो इंडिया ब्लॉक में थे, और उनसे कई बार लोग सवाल पूछते थे कि भाई आप प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं कि नहीं है। हम अपना संगठन बना रहे हैं, पार्टी का धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। जब उस लड़ाई में हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को मजबूत समझ लेंगे, तब आपके इन सवालों का जवाब देंगे एक एक चीज का। जी, अभी हमारा एक सीमित दायरा है, दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात है, गोवा है, तो हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। यूपी में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जी, कोई मध्य प्रदेश में लगा है, कोई छत्तीसगढ़ में लगा है। लेकिन अभी हम आज ये कहें कि राष्ट्रीय स्तर पे हम 300 सीट पाने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, तो लोग एक हमारे बार आप 400 सीटों पे खड़े हो गए, आप खड़े देखते हुए थे, तो उसके बाद हमने स्वीकार भी किया था कि वो हमारी रणनीतिक गलती थी। तो जब उस स्तर पे हम पहुंच जाएंगे तो आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगे। जी। अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत जो बातें हैं, जो आपकी कामयाबी है, जो आपकी शख्सियत है, उसके बारे में बात शुरू करते हैं कि 2018 से आप राज्यसभा में हैं। कई मौक़ों पे देखा है कि जिस तल्ख़ भाषा में और जिस बेबाकी के साथ अपनी बात आप रखते हैं, कई बार निलंबित भी हुए हैं आप। 6 बार
6 बार आप निलंबित हुए हैं। और 11 महीने तक निलंबित रहने वाला भारत के संसदीय इतिहास में पहला सांसद हूँ। जी। इतना लंबा कोई निलंबित नहीं रहा जितना मुझे रखा गया, और आप जेल में भी 11 महीने। और आप और जब मैं जेल रहे। में भी गया और उसके बाद मेरी ओथ नहीं कराई जा रही थी, दोबारा चुने जाने के बावजूद जी। बड़ी मुश्किल से मेरी शपथ कराई गई। मैं जेल से आके शपथ लिया था मैंने। तो क्या आपका मनोबल बनाए रखता है? कौन सी ऐसी बात है? क्योंकि आपको लगता नहीं है कि एक लंबी लड़ाई हो चुकी है और कोई नतीजा आप लोगों के लिहाज से निकलता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में ये जज्बा क्या है जो आपको ऐसे देखिए, तेवर मैंने के साथ अपनी खड़ा रखता है? राजनीति की शुरुआत की रेडी पटरी वालों के बीच से, जिनको रोज पुलिस वाले आते थे, 4 डंडे मारते थे। सुल्तानपुर में, छोटे से सुल्तानपुर शहर में, समाज सेवा कुछ ये सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन मैंने 90 के दशक में एक 90 के दशक में एक सामाजिक संस्था मैंने बनाई थी, जिसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का काम करता था, गर्मियों में पौशाला लगाने का काम करता था, ठंडियों में खुदीराम बोस जी की जयंती पे 3 दिसंबर को रजाई, सिलाई मशीन, ये सब बांटने का काम करता था। लेकिन इसके साथ साथ रेडी पटरी वालों के लिए हमने एक संगठन बनाया था, पटरी गुमटी व्यापार मंडल। तो उसके तहत मैं सुल्तानपुर में अपने छोटे से शहर में काम करता था। तो उनकी लड़ाई में क्या होता था, आप देखिए कि अब किसी के घर में कैंसर का मरीज है, किसी के घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी के भाई बीमार हैं, और ठेले पे दुकान लगा के और सब्जी की दुकान सड़क के किनारे लगा के वो लोग अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। ऐसे लोगों को रोज 4 डंडे मार के कभी पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, कभी नगर पालिका वाले पैसे ले रहे हैं। तो उनकी लड़ाई के साथ में जुड़ा। वो लड़ाई ऐसी थी जो रोज की जद्दोजहद थी, हर दिन मुझे लड़ना पड़ता था। कभी बुलडोजर, ये बुलडोजर की राजनीति तो अब बाबा जी ने शुरू की, उस समय भी बुलडोजर चलता था उनकी दुकानों पर, और मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उनके बुलडोजर रोकने के लिए। तो वहीं से आपको एक और मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया था। पहली बार तो मैं रेडी वालों के ही आंदोलन में जेल गया। उसके बाद कोका कोला के खिलाफ एक पानी का दोहन कर रहे थे राजा तालाब में, बनारस में, उस आंदोलन में मैं जेल गया। जेल यात्राएं भी कई बार हुई अलग अलग आंदोलनों में। तो वो जो रोज जद्दोजहद होती थी, पुलिस से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उसने ये दिमाग में बैठा दिया कि जब भी राजनीति करनी है, इस देश के गरीब आम आदमी के हक में करनी है। और ये मैंने मान लिया कि ये काम कठिन है, आसान नहीं है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर फर्जी, मेरे ऊपर जिला बदर का मुकदमा लिखा गया जी। तो मतलब मुझे जो है वो मुकदमे लिख लिख के जिला बदर का ऑर्डर हुआ कि इनको इस शहर में ही नहीं रहने दिया जाए। उसके बाद फिर मुझे बाद में उस मामले में, मतलब जनता के बीच रहते रहते आपको व्यवस्था का मूल जो है वो समझ में आ गया कि ये झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर आप लोकसभा से क्यों नहीं आए, आप राज्यसभा से क्यों आए? अब उसकी कहानी अलग है। उसकी कहानी ये है कि मैं किसी भी 13 का चुनाव, वो तो पहला चुनाव था, मैं उस समय भी चुनाव नहीं लड़ा। मैंने कहा मैं संगठन का काम करूंगा। 15 का चुनाव आया, वो तो एक तरफा चुनाव था, बहुत आराम से मैं जीतता और पार्टी के प्रमुख नेताओं में था, तो हो सकता मंत्री भी बन जाता। नहीं, आप एमएलए तो आराम से बन जाता। 67 सीटें आई। फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेज दिया। तो मैंने कभी भी पार्टी के अंदर किसी पद लोलुपता के कारण, या हमें ये चुनाव लड़ना ही लड़ना है और यहाँ पहुंचना है वहां पहुंचना, इस होड़ में कभी नहीं पड़ा। हाँ, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पे आज भी अगर अभी जैसे मैं बैठा हूं और मुझे केजरीवाल साहब का संदेश आ जाए कि भाई आपको कल सुबह निकलना, अंडमान निकोबार में पार्टी की मीटिंग है, वहां पे जाना है, तो मैं एक बार भी, एक सेकंड भी नहीं लगाता। आपको जाना है गुजरात, आपको जाना है महाराष्ट्र, आपको ये काम करना है, आपको बूथ बनाने के काम में लगना है, दरी बिछाने के काम, मैं पार्टी के किसी भी काम के लिए, और कोई ये नहीं कह सकता जी, पहले दिन से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। और आज भी मैं कहता हूं, मुझे वो 10 दिन याद नहीं है कि मैं लगातार अपने घर रहा हूँगा कभी। वो तो मैं एक पत्रकार के तौर पे जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, और 2012 में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय जब आप
जब 2013 में पार्टी बनी, आप संस्थापक सदस्य में से एक हैं। हालांकि बहुत सारे जो संस्थापक सदस्य थे वो पार्टी से किनारे लग चुके हाँ, हैं, उन जा पे मैं चुके बात हैं। नहीं करता हाँ, कोई। उन पे भी मैं भी आपसे नहीं पूछना चाहता, क्योंकि कईयों को शायद राज्यसभा नहीं मिला, या लोगों की अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षा, एक मंशा होती है राजनीति में आने की, वो शायद पूरी ना हुई हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय आप ज़्यादातर पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। क्या काम करते थे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2005 से जुड़ा हूं। हम्म, लोगों को ये लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से अन्ना आंदोलन से जुड़ा हूं। हम्म, नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से राइट टू इंफॉर्मेशन का जब ये आंदोलन चला रहे थे, सूचना के अधिकार का आंदोलन, और तब शायद उस टीवी चैनल पे आप भी रहे होंगे, हम्म, घूस का घूसा एक अभियान चला था जिसमें आपका उस समय का चैनल था और हिंदुस्तान अखबार था। तो उसमें मैंने सुल्तानपुर में आरटीआई की 3 एप्लीकेशन लगाई थी जो फ्रंट पेज की खबर बनी थी उस जमाने में। हम्म, तो केजरीवाल साहब ने, और विभव थे तो यहाँ से कोऑर्डिनेट करते थे, अश्वती थी, तो उन्होंने विभव ने मैसेज किया कि जब आप आइए तो जो खबरें इन 15 दिनों के घूस का घूसा अभियान की है वो लेके आइएगा, और तब हम लोग केजरीवाल साहब से मिलते हैं। तो मैं आया फिर दिल्ली, और फिर केजरीवाल साहब से मैं मिला और मैंने सब दिया वो जो फाइल थी हमारी। तो फिर हम लोग आपस में टच में रहे। इन्होंने कहा कि एक स्वराज आंदोलन शुरू करना है, 2008-9 की बात है। तो मैंने सब पूछा भाई ये क्या है, तो बोले कि नहीं, अब ऐसा एक गवर्नेंस का मॉडल जिसमें लोग इकट्ठा होके जो बजट गांव के लिए आता है उसके बारे में तय करें, जो बजट शहर के लिए आता है उसके बारे में तय करें कि ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। वो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था महाराष्ट्र के हिवड़े बाजार से। हम्म, तो वो फिल्में हम लोग दिखाते थे, और फिर केजरीवाल साहब को मैंने बुलाया अमेठी में, वहाँ मीटिंग की एक गांव में हमने, और उसके बाद उन्होंने अपना स्वराज के आंदोलन के बारे में बताया। इस दौरान फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो अरविंद जी ने फिर फ़ोन किया। उस समय पिंकी जोवेल हमारे यहाँ की डीएम हुआ करती थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, मैक्सेसे अवार्ड मुझे मिला। तो वो खैर जानती थी उनको, तो उन्होंने बताया, तो कहने लगे हम आपने हमारे दोस्त को जेल में डाल रखा है वो। तो उन्होंने कहा अरे अरे वो तो बड़े खतरनाक आदमी है, जो भी उन्होंने बोला। तो बाद में बहरहाल जब मैं निकल के आया तो बोले कि प्रशासन के लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन वाले इतना खिलाफ हैं आपके। तो ये सब बातें हुई। फिर स्वराज के आंदोलन में मैं काम करने लगा। उसके बाद फिर ये अन्ना जी का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन केजरीवाल साहब ने शुरू किया, और उसमें मैं दिल्ली आया, यहाँ पे एक मीटिंग थी, और फिर हम लोग गए जंतर मंतर। तो केजरीवाल साहब ने कहा कि यार 3,000 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने कहा भाई देख लीजिए, बड़ा मुश्किल का मामला है, 3,000 लोग कैसे इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन वो आंदोलन तो बिल्कुल एक अद्भुत आंदोलन निकला। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि 5 अप्रैल वाला जो पहला आंदोलन हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली, इन 3 जिलों में आंदोलन को देखिए। तो मैंने वहाँ आंदोलन देखा। हम्म, वहाँ आंदोलन में फिर उन्होंने कहा कि मैं एक रेफरेंडम कराना है, मैंने वहाँ रेफरेंडम कराया, और 99% करीब लोगों ने लोकपाल के समर्थन में अपनी बात कही। फिर वो उन्होंने अगस्त के आंदोलन में मुझे दिल्ली बुला लिया, और दिल्ली बुला के उन्होंने रामलीला के मैदान में कहा कि आप जाइए संचालन कीजिए मंच का। तो मैंने कहा भैया 1 लाख आदमी सामने, मैं संचालन नहीं कर पाऊंगा, इतने बड़े उसका जो है मैं कार्यक्रम का संचालन मैं कैसे करूंगा। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आप जाइए संचालन कीजिए। तो 13 दिन जब तक अनशन चला अन्ना जी का, तो उस समय मंच से संचालन नहीं कर रहा था। वो शायद पहली बार उपस्थिति हमारी सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी की। फिर 1-2 टीवी चैनल पर उन्होंने भेजा, तो उनको लगा कि यार ये तो अच्छा बोलता है। तो फिर उन्होंने, मेरे ख्याल से ऐसी हालत हो गई कि फिर मैं खाली ही नहीं रहता था। शाम के वक्त से लेके और एकदम रात होने तक इस टीवी चैनल, फिर उस टीवी चैनल, फिर वो नहीं, डिबेट्स पूरा में। दौर हमने देखा है। तो ये सब चला। तो इसमें तो मेरी राजनीतिक यात्रा और सामाजिक यात्रा शुरू हुई 1994 में, और केजरीवाल साहब से मैं मिला 2005 में। उससे पहले मेरी मुलाकात हुई रघु ठाकुर जी से, जो एक सोशलिस्ट लीडर हैं।
समाजवादी नेता हैं, डॉक्टर लोहिया के साथ वो काम कर चुके हैं और अभी भी हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो उनके मतलब कह लीजिए चरणों में रह के, उनके सानिध्य में रह के मैंने राजनीति के गुर सीखे और पढ़ा लोहिया जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, और केजरीवाल साहब के साथ रह के ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तो चलाया। क्योंकि आप ज़मीन पर रह के लगातार काम करते रहे और जिस तरीके से केजरीवाल की ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों को आप एक ज़मीन पे रह के पूरा करते रहे और शायद यही वजह है कि आज तक आप टिके हैं। और वो लोग जिनके नाम बड़े थे, चेहरे बड़े थे और जो एक तरह से पैराशूट के तौर पे पार्टी में उतरे थे, वो धीरे-धीरे हट गए। ये कहना देखिए, मुनासिब है? मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप किसी चीज में हमारे लीडर हैं तो लीडरशिप को डिसोबे नहीं करना चाहिए, या लीडरशिप के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोल के वो राजनीति कोई फायदे की बात नहीं होती है, मतलब वो अच्छी बात नहीं होती है आपके संगठन के लिए भी और आपके लिए भी। तो भाई बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, नमस्कार, हम अपना काम कर लेंगे, आप अपना काम कर लीजिए। लेकिन ये कि रोज रोज हम चलें, खिलाफ बोलें, मोर्चा खोलें, वो जो साथी छोड़ के भी गए आपने कभी नहीं सुना होगा मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। नहीं, आप नहीं बोलते। मैं नहीं बोलता। अच्छा, एक अहम बात यह है कि जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसको आंदोलन कहा गया। मेरे जैसे पत्रकार को ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि मुझे लग रहा था कि एक नया पॉलिटिकल फ्रंट जो है, जिसको कि मैं आम बोलचाल में कहूँ कि राजनीति की एक नई दुकान खुलने जा रही है, मुझे आभास था। और बाद में वो खुली दुकान या एक फ्रंट खुला, पॉलिटिकल फ्रंट खुला। आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि जो आंदोलन जैसा स्वरूप था, उसको उस रूप में बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी था या एक पॉलिटिकल फ्रंट लाना ही बिल्कुल अंतिम एक देखिए विकल्प था? देखिए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी आंदोलन की एक समय सीमा होती है, उससे ज्यादा लंबा आंदोलन आप नहीं कर सकते। उसके बाद का रास्ता क्या है? अगर आप समाज में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी व्यवस्था कैसे चल रही है? राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं। आपके रोटी का दाम क्या होगा ये राजनीति तय करती है, बच्चे के स्कूल की फीस क्या होगी वो भी राजनीति तय करती है, आपको अच्छे अस्पताल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी राजनीति तय करती है, सड़कें आपकी टूटी हुई होंगी कि अच्छी होंगी ये सब राजनीति तय करती है, बिजली सस्ते दाम पे मिलेगी कि महंगी मिलेगी वो या भी फ्री में राजनीति, मिलेगी? या फ्री में मिलेगी ये राजनीति तय करती है। तो राजनीति मुख्य धारा है, आप उससे मुंह मोड़ के बहुत कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत, लेकिन एक सीमा होती है, हर संस्था की अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो जब ये लोकपाल वाला मामला इस स्तर पे पहुंच गया कि भाई अब हम नहीं करेंगे, जो मन में आए कर लो, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला हुआ। और मैं आज आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं, जब हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो पहली जो मीटिंग हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन ने यह कहा कि अगर आप 6%, 10-12% वोट भी पा जाएंगे तो पहले चुनाव के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैं केजरीवाल साहब के बगल में ही बैठा था, कि सीटें कितनी आएंगी अगर 12% वोट मिला तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, सीटों की तो कोई गारंटी नहीं है, 20% से ज्यादा जब वोट मिलते हैं वोट शेयर, तब सीटों की संख्या आप बता सकते हैं कि भाई इतनी सीट आएगी आएगा। तो अभी उसकी बात हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, मान्यता प्राप्त पार्टी है, हम लोग हो जाएंगे। तो केजरीवाल साहब रोनाल्ड का वही जो पेन वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ऐसे कागज पे ऐसे कलम को 3 बार ठोका और कहने लगे कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोकपाल पास करना है। तो उस कमरे में बैठे हुए लोग शांत हो गए बिल्कुल। तो 2013 में तो हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, दिल्ली की जनता को भी यकीन नहीं था, देश के लोगों को भी यकीन नहीं था। सरकार तो बनी पर लोकपाल नहीं बना। नहीं, लोकपाल तो बना, लोकपाल बना,
कितने दिनों की? तो उस लोकपाल को तो यही लोग रोक के बैठे हुए हैं। जैसा लोकपाल हमने मांग की थी वो लोकपाल पास किया विधानसभा में, और लोकपाल 49 दिन की सरकार में नहीं बना रहे थे, इसलिए इस्तीफा भी दिया केजरीवाल जी ने। एक चपरासी की नौकरी से कोई इस्तीफा दे के दिखाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना बहुत कलेजे की बात होती है। तो दिया उन्होंने इस्तीफा, और उस फैसले के ज्यादातर लोग, हम लोग सहमत नहीं थे। हम लोग कह रहे थे कि यार ऐसा मत कीजिए, आप बड़े मुश्किल से पार्टी चुनाव जीती है और आप चीफ मिनिस्टर बने हो कुछ दिन आप, तो बोले नहीं देना है, नहीं देना तो है। कांग्रेस के तो आज समर्थन, आप हाँ, कांग्रेस के आठ विधायक तो थे वो भी तो एक समर्थक। फैक्टर था ना कि नहीं नहीं, वो थोड़ी सरकार उस समय कह रहे थे कि भाई कोई 28 समर्थन सीट, आप वापस पहली लेने बार की बात तो करें, थी नहीं। 28 सीट आपकी थी। 28 सीट हमारी थी, लेकिन उसमें कोई वो समर्थन लेने की बात, हमने अपनी कंडीशन, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा अलायंस था जो अपनी कंडीशन पे लिया हमने हम्म। उनका समर्थन। हमने ये कहा कि ये चीजें होनी शकील चाहिए। अहमद जी थे जो शकील अहमद तब आपकी तरफ थे। प्रभारी थे। तो उस चुनाव में अद्भुत फैसला आया। मुझे याद है यही नई दिल्ली में मैं टहल रहा था, तो एक सज्जन बड़े बुजुर्ग से, उन्होंने मुझे पर्चा दिया, कहने लगे केजरीवाल जी को वोट दीजिएगा। वो मुझे पहचानते भी नहीं थे कि मैं आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ। तो मैंने कहा जी नमस्कार, तो आप कैसे? तो कोई मिश्रा जी थे, वो लंदन में शिफ्ट कर गए थे, वहीं की नागरिकता थी उनके पास, वो आए थे प्रचार करने के लिए। नहीं, उस समय का तो एक अलग जिसको तो कहते इसलिए हैं मैं रौला आपसे ये था। कहना चाह रहा हूँ कि एक लंबी यात्रा है, और हमने, आप हमारी लाख आलोचना कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में जो काम केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाया 10 वर्षों में, वो अपने आप में अनुकरणीय है। उसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। देखिए, बातचीत की और बहुत इतनी बाधाओं के बावजूद, जहां हमारे पास ज्यादा पावर नहीं थी, मतलब एक एसडीएम का ट्रांसफर करना हो या कोई इंक्वायरी करनी हो तो मुश्किल थी। नहीं, आपने जो बातें की, बहुत सारे सिरे खुलते हैं उसके, और हम शायद, मैं तो चाहूँगा कि सारी रात बैठ के आपसे बात करूं, लेकिन अगर आपने कहा कि 10 वर्षों में बहुत काम किया, फिर भी उसके बाद भी इस बार चुनाव में दिल्ली में आपको हार मिली, तो क्या आप मानते हैं कि ये पूरा जो शराब, कथित शराब घोटाला था, नहीं, उससे जो 2 साल पब्लिक नहीं, परसेप्शन बना, सिर्फ उतना ही नहीं, 2 साल तक इन्होंने, जब से ये एलजी महोदय ने, ये जो वीके सक्सेना जी जब से आए थे, तो इन्होंने तो बाकी सारे काम हमारे ठप किए थे। बहुत सारी चीजें, सीवर के काम, पानी के काम, बहुत सारी चीजों को इन्होंने ठप किया था। इन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हमको घेरा दिल्ली में। तो इस बार के चुनाव हारने का बड़ा कारण वो था। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने 13 का चुनाव लड़ा, 15 का चुनाव लड़ा और 20 का चुनाव लड़ा। तीनों चुनावों में प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया गया। उस स्तर पे थोड़ा बहुत कहीं हुआ, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सारे चुनाव का गवाह हूं, लेकिन इस बार चुनाव में नंगा नाच किया गया, खुलेआम प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया जी। तो चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, सब ने मिलकर जितना वो बीजेपी के लिए काम कर सकते थे उतना काम किया उन्होंने। एक सवाल जो मैं भूल जाऊं उससे पहले आपसे पूछ लेता हूं कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो बार बार मन से ये कहा जाता था, केजरीवाल भी कहते थे, अन्ना खुद कहते थे कि पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा का जो दुष्चक्र है वो तोड़ना है। ऑफ लेट आपकी पार्टी पे ही आरोप लगा कि आप खुद उस दुष्चक्र में फंस गए, और उसका एक ऑफशूट था ये केस। हालांकि वो मुकदमा आज ख़त्म हो गया है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे दोबारा से, लेकिन वो जो एक परसेप्शन बना था कि उस दुष्चक्र को तोड़ना है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसमें फंसी नजर आती है। फंसी नजर आती है तो तब है जब हम उसमें शामिल हों। हम तो कहीं उस चक्र में नहीं हैं। हमने तो हमेशा ईमानदारी से सारी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने का काम किया। हर साल हमारे बजट बढ़े हैं दिल्ली के। तो इसलिए उस दुष्चक्र को तो हमने तोड़ा है। उस दुष्चक्र में जो लोग पहले से शामिल हैं उन्होंने हमें फंसाया, झूठे आरोप लगा के, बेबुनियाद आरोप लगा के।
अरे भाई, एक आदमी भ्रष्टाचारी होता है, वो कहीं तो उस पैसे को रखेगा, जमीन पे रखेगा, आसमान में रखेगा, कहाँ रखेगा? शीश महल बनाएगा। नहीं, शीश महल तो देखिए, शीश महल तो अभी योगी जी की यात्रा का, आप जो हफ्ते भर का जापान वापान कहाँ घूम के आए, उसका जहाज और चार्टर और साथ के लोगों का किराया मंगा लेंगे ना, वो शीश महल से ज्यादा है। लेकिन शीश महल तो था। इसलिए नहीं नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 50 करोड़ के तो अभी आदिवासी फंड इस्तेमाल करके रैली किया है हमारे महामानव ने। देखिए, दूसरों की कमियां गिना के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शीश महल को भी एक बढ़ा चढ़ा के मुद्दा प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा, भाई वो केजरीवाल से कम आबादी के मुख्यमंत्री है, उनके महल का, उनके रहन सहन का, उनके लग्जरी बंगले का मुद्दा उठा नहीं उठा? 114 करोड़ रुपए 2000, मैं 13-14 कब की बात है, मैं भूल रहा हूं, रमन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेशन किया था। तो इसलिए वो कोई मुख्यमंत्री का, उनका अरविंद केजरीवाल का निजी आवास नहीं था, लेकिन उसको भी हमारे खिलाफ उसका भी इस्तेमाल किया गया। मैं मानता हूं उसका किया गया इस्तेमाल। आपने उत्तराखंड सीएम का नाम लिया, तो उत्तराखंड में जब आपकी पार्टी जाके चुनाव लड़ेगी और जब इन मुद्दों को उठाएगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। देखेंगे, जो जो मुद्दा है, जो सामने रखेंगे। आप जो संसद में जो भाषण देते हैं, वो एक्सटेम्पोर देते हैं, लिखकर पहले से तैयारी करते हैं? कोई टीम है आपकी जो आपको बताती है? नहीं, या निश्चित रूप से टीम है। और मेरी पत्नी एक दिन मुझसे कह रही थी कि इतना पढ़ाई किए होते तुम आईएएस हो गए होते। तो हमने कहा कि भाई, संसद है, जब वहां बोलना होता है तो बहुत समझ के एक एक लाइन बोलनी पड़ती है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा तो मजाक का पात्र बन जाऊंगा। तो मैं किसी भी विषय को कई बार सुनता हूँ, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ, पढ़ता हूँ, और रिसर्च के लिए हमारी टीम है, तो वो लोग काम करते हैं। और पत्नी अनीता सिंह जी उसमें मदद करती हैं? पत्नी क्योंकि उन्होंने अनीता सिंह जी मदद नहीं करती हैं, मतलब उतनी मदद करती हैं कि मैं अपना पढ़ाई करता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे जाके हवा में आप नहीं बोल सकते संसद में। संसद के अंदर अगर आपको किसी विषय पे बोलना है तो तैयारी करके जाना पड़ेगा। एक पत्रकार के तौर पे जो मैं अनुभव करता हूँ कि जब आपके पास फैक्ट हो और आपका ज़मीन से कनेक्ट हो, तब जाके भाषण अच्छा बनता है। बिल्कुल यही होता है। जब आप आरएसएस के बारे में आप बोलने जा रहे हैं, आरएसएस की हिस्ट्री आपको पता नहीं है, वंदे मातरम लगा के कितने लोग जेल गए, इस पे आप सवाल तभी उठाएंगे जब आपको पता होगा कि उनका कोई वंदे मातरम से लेना देना नहीं है, उनका कोई तिरंगे से लेना देना नहीं है, उनका कोई राष्ट्रभक्ति और आज़ादी के आंदोलन से लेना देना नहीं है। तो ये तो जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी ना, कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। तो जैसे एक डिबेट में मैंने इतने सारे फैक्ट्स रखे, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने मुझे फोन करके कहा, कह रहे ये सही बात है। आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं आरएसएस पे, बीजेपी पे। मैं तो उन सब पार्टी और उनके नेताओं से और उनके जो प्रमुख हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बातों का, आपके आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में आए, तभी जो एक नहीं, उनकी बात को भी बिल्कुल, अगर मेरी बात का जवाब देंगे मुझे अच्छा लगेगा जी। 52 साल तक आपने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये फैक्ट्स है। आपने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिन्होंने तिरंगा वहां पे फहराया, ये भी सच है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनको आपने प्रेरणा स्थल पे अभी उनको स्थापित किया है लखनऊ में, बहुत उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनकी बड़ी आदमकद मूर्ति आपने लगाई है, बहुत भव्य सी। तो उनके बारे में पता है इस देश के लोगों को। वो फजलुल हक की गवर्नमेंट में उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और 42 के आंदोलन के बारे में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह हिस्ट्री है भारतीय जनता पार्टी के पुरखों की जी। तो क्या इस पे सवाल इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बनते हैं? 1949 में, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं, पांचजन्य पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने
ये लिखा कि जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। राष्ट्रगान के बारे में इनकी ये धारणा है जी। और बनते हैं ये लोग देशभक्त। तो अंदर से गुस्सा नहीं आएगा? आपको तो गुस्सा उस आता है, गुस्से के कारण मैं बोलता हूं। वो झलकता भी है आपके भाषणों नहीं, तो वो में। गुस्से के कारण मैं बोलता हूं। यार, तुम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हो और तुम धार्मिक भी बन रहे हो। तुम गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले रहे हो और तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोल रहे हो। तुम्हारा वंदे मातरम लगा के तुम्हारे किसी भी नेता का, किसी भी पुरखे का जेल में जाने का कोई इतिहास नहीं है और तुम वंदे मातरम पे बोल रहे हो। तुम तिरंगे पे बोल रहे हो, जिस तिरंगे झंडे का तुमने विरोध किया। तो इन सब चीजों को सोच के गुस्सा नहीं आएगा? तो वो जो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, तो वो इसलिए कि मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं जी, इनकी हिस्ट्री को। और इसलिए जब ये लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये गजब बेवकूफ बना रहे हैं देश के लोगों को। आप तमाम तरह के मुद्दे संसद में उठाते हैं। एक जो सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने उठाया और आपको लगता है कि ये सबसे परफेक्ट तरीके से मैंने रखा, चाहे असर हुआ ना हुआ हो, इस सरकार के ज़माने में असर क्या होगा, लेकिन जो आपने नहीं, आपको देखिए, बहुत सारी आत्मसंतुष्टि स्पीच देता हो। है। मेरी जो मेडल स्पीच हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी और उसकी तारीफ बहुत सारे लोगों ने किया। और एक केंद्रीय मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिल्कुल हूँ, नहीं देना है। तो वो आए लॉबी में और मुझे गले लगा के बोला कि आपने आज अद्भुत भाषण दिया। और तब मैं बिल्कुल नया गया था, मेरी पहली स्पीच थी। और मुझे याद है कि साल डेढ़ साल बीता था, मैं लॉबी में जो रजिस्टर होता है वहाँ पे दस्तखत कर रहा था, तो पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब खड़े थे। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, अरे सर, आप साइन कीजिए। बोले, नहीं नहीं, आप साइन करो। तो मैंने साइन किया, तो फिर उन्होंने भी साइन किया। तो मैं खड़ा रहा वहाँ कि वो साइन कर लें, अंदर जाएं। फिर मुझसे बोले, संजय सिंह जी, आप पूरे विपक्ष के लिए एक मजबूत स्तंभ हैं। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। अगर विपक्ष के रूप में आप हैं तो आपकी पहचान को लोग रिकग्नाइज करें कि आप विपक्ष के सांसद हैं और आप लोगों के मुद्दे को उठाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने उसमें कभी रंच मात्र भी कोई चूक नहीं छोड़ी है। जब भी हमें मौका मिला मैंने अपनी बात को रखा। हाँ, एक बात जरूर है जिसका क्रेडिट मैं वेंकैया नायडू जी को देना चाहता हूँ विशेष तौर से। एक बार एक खबर आई कि इजराइल की एक कंपनी ने शराब की बोतल पे गांधी जी की फोटो लगा दी और उसका प्रचार किया। तो मैंने 0 आवर में समय मांगा। वेंकैया नायडू जी तब सभापति थे, उपराष्ट्रपति। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बोलना। तो उन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया और संयोग से वहां पे एस जयशंकर जी बैठे हुए थे, विदेश मंत्री। तो उन्होंने चेयर से आदेश किया वेंकैया नायडू जी ने, मेरी 3 मिनट की स्पीच खत्म होने के तुरंत बाद। और उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जी, इसको आप देखिए, इस पर जवाब दीजिए। खड़े होके जयशंकर जी ने जवाब दिया और फिर तीसरे दिन सारी की सारी बियर की बोतलों से और शराब की बोतलों से गांधी जी की फोटो हटी। तो वो एक तात्कालिक कार्रवाई जो हुई थी वो मुझे आज भी याद है और इसका क्रेडिट नायडू साहब को जाता है। तो ये आप क्योंकि प्रखर वक्ता हैं और आपने अपनी बातों को उस तरह से रखा, तो उसका एक असर भी हुआ। बस हम एक दो सवाल और आपसे करेंगे, काफ़ी लंबा वक्त हो गया। एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से आता है, शायद आप उस पर कुछ खुलासा कर सकें। अन्ना क्यों अलग हो गए और क्यों पॉलिटिकल सेटअप में उनको कोई जगह नहीं मिली, या क्यों उन्होंने नहीं लिया, अगर आप लोगों ने देने की कोशिश भी की? और इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अन्ना आंदोलन के समय काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर। देखिए, मुझे फिर अपनी बात को दोहराना पड़ेगा उमाशंकर जी कि मैं अपने साथ काम किए हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता और अन्ना जी के बारे में तो विशेष तौर से कभी हम लोग बोले नहीं, क्योंकि हम लोगों के अगुआ रहे, मैं आदरणीय खिलाफ रहे। बोलने को नहीं कह रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं
अगर उन वजहों पे बोलूँगा तो शायद उनके व्यक्तित्व पे कोई टिप्पणी हो जाए, तो इसलिए मैं वो जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ और उस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। ये उनकी अपनी मर्जी थी, उनका अपना फैसला था जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने तय किया कि हमें राजनीति के रास्ते में नहीं जाना है। जी। हालांकि पहले उन्होंने घोषणा की थी, आपको याद होगा, जंतर मंतर से। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, हमें राजनीति के रास्ते में नहीं जाना है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए उनकी बात का। और आप जब राजनीति के रास्ते पे आए, बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं, बातचीत अनौपचारिक हो तो पूछना ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जब शुरुआती दिनों में थे, ये भी कहा जाता है आपने काफ़ी संघर्ष किया, आप शायद कंस्ट्रक्शन के भी कुछ काम में थे, मतलब पुल वगैरह कुछ बनाने का, अगर ये सच है तो आप उस पर थोड़ा नहीं, कोई खुलासा कर मतलब ही सकते नहीं। हैं। और दूसरा, एक आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि आप फिल्मों के टिकट भी बेचा करते थे। नहीं, कंस्ट्रक्शन के काम में तो मैं दूर दूर तक नहीं था। हम्म। टिकट ब्लैक करने का जो आरोप है, वो एक डिमीन करने का, मुझे एक अपमानित करने का इन्होंने जी। अभियान एक चलाया। मैंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंझर से, उड़ीसा से पढ़ाई की है अपनी, और हमारे साथ के लोग कोई माइंस के मैनेजर हैं, कोई स्टील प्लांट में जीएम है, कोई एजीएम है, और कोई विदेशों में भी बहुत सारे साथी हैं हमारे। तो मेरी डिग्री भी फर्जी नहीं है, मैं आपको डिग्री भी अपनी दिखा सकता हूँ, अपने दोस्तों से भी मिलवा सकता हूँ, जो शायद प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। तो इनके खिलाफ बोलता हूँ तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार, इसको कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत छोटा बना सकती है। तो उन्होंने तय किया कि इसको टिकट ब्लैक किया घोषित करो। हम्म। तो दिन भर मैं अगर मौसम का हाल भी लिखूं तब भी नीचे टिकट ब्लैक किया लिखने आ जाते हैं। वो और इतना ही नहीं, इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दो रुपल्ली की ट्रोल की तरह ब्लैक ब्लैक करके ट्रोल करने की कोशिश की। तो आप समझ लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री कितना खाली है। मतलब वो इस तरह की बेबुनियाद, बिना सिर पैर की बातें बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसका मतलब घृणा इन लोगों के मन में भरी हुई है। जी। और मेरा अपना मानना है उमाशंकर जी, कि घृणा और नफरत की राजनीति से दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। आपके परिवार में नफरत हो, आप खुश नहीं रह सकते। आपके गांव में नफरत हो, आप खुश नहीं रह सकते। आपके शहर, प्रदेश, देश तो बहुत दूर की बात है, आपके अपने घर में अगर प्यार ना रहे, खुशहाली ना रहे, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। मतलब मुझे मालूम नहीं कि ये लोग कैसे सोचते हैं कि नफरत से ये देश बनाएंगे। आज उसका क्या हाल है नफरत का। आपने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, आपने सिखों के खिलाफ नफरत फैलाई, आपने चर्चों पे हमले किए, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई, आपने आपने दलितों, पिछड़ों और सवर्णों को आपस में लड़ाया यूजीसी के नाम पे। फिर आप यहां नहीं रुके, आपने शंकराचार्य तक को टारगेट किया। शंकराचार्य जी पे पॉक्सो जैसे मुकदमा, फर्जी मुकदमा लिखवाया इन लोगों ने। तो नफरत जो है वो आपको उस सीमा तक लेके जाती है जहां आप अपने सगे भाई के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। जी। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये इस देश को बर्बादी के कगार पे लेके जाना चाहते हैं। और इनके जो नफरती चिंटू कह लीजिए, जो ये संगठन काम करते हैं इनके साथ, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। किसी स्कूल के खुलवाने के लिए आंदोलन किया इन लोगों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने। मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में। किसी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने कभी आंदोलन किया? हमारे नौजवानों को घसीट घसीट के, पीट पीट के मारा जाता है, प्रयागराज से लेकर, लखनऊ से लेकर दिल्ली राजधानी में, जब वो रोजगार मांगने के लिए जाते हैं। कभी आपने उनके रोजगार की लड़ाई लड़ी? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, सिखों के खिलाफ नफरत फैलाओ, चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? पूरी दुनिया में आपने भारत की क्या छवि बना के रखी है? जो यूएस में, जो यूके में, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, जो विदेशों में आज भारतीय रहते हैं, उनसे पूछिए जब आप चर्च पे यहां हमला करते हैं तो उनको कितना अपमान झेलना पड़ता है वहां पे। कभी इसको सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। तो इसलिए आप और देखिए कितने चालू किस्म के व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। यहां मुसलमान को कपड़े से पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो दुबई पहुंचते हैं, कतर पहुंचते हैं,
जैसे ही वो ओमान पहुंचते हैं, वहां शेख बिल्कुल एकदम बढ़िया लबादा पहने रहते हैं, वो शेखों वाला, जिससे वो समझ में आता है कि वो मुसलमान है। लेकिन उनको देखिए कितने प्यार से गले लगाते हैं। क्यों साहब? क्योंकि आपके बच्चों का धंधा है वहां। ठीक है ना? अभी बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, मैंने प्रदर्शन किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी भाजपाई बोला? प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक शब्द सुना? हिंदुओं की हत्या क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश के खिलाफ? इनके दोस्त अडानी का ठेका है बिजली का, हजारों करोड़ का। तो आप जिस जिस देश में जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां पे अडानी को ठेका दिलवाते हैं। आपने देश की प्रतिष्ठा को कहां पहुंचा दिया आज की तारीख में? किसी हिंदू का खून इस बात पे नहीं खोलता बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों को, कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में 80 बार कह चुका ट्रंप की उसने सीज फायर कराया। अभी एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का, हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का नाम आया। उसके बाद उसमें यह तथ्य भी आया कि भाई ये वहां पे इजराइल में 2017 में जो मीटिंग किया था इन्होंने, वो मीटिंग एप्स्टीन के द्वारा प्रायोजित कराई गई थी। किसी ने सवाल नहीं किया। आपने यूएस के साथ एक ट्रेड डील की है जिसमें भारत के हितों को आपने गिरवी रख दिया। रोज आपको ट्रंप अपमानित करता है, कोई नहीं बोलता जी। तो ये जो जाल है, इसको इस देश के लोगों को समझना होगा। ये जाल ये है कि भैया तुम अपनी किसी भी समस्या के बारे में सोच ही ना पाओ। आप देखते ना, एक आध पागल का बयान चलता, पेट्रोल 500 रुपए हो जाएगा तब भी हम मोदी मोदी करेंगे। और वो लड़का जो तू क्या है बे, उसका बयान अभी आपने सुना ना, उसका वीडियो आ गया है लड़के का, अब उसका बयान बदल गया। अब वो कह रहा है नहीं प्रॉब्लम है। चलिए, आपसे बातचीत और लंबी हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे हमने छुए, बहुत सारे अनछुए रह गए, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तेवर के साथ आप लगे हुए हैं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप कुछ बदलाव ला पाएँ व्यवस्था में। और जो कुछ चल रहा है, चाहे वो नफरत की राजनीति के तौर पे जो हम देख रहे हैं, वो चाहे वो मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को सामने आना पड़ रहा है, उसके मोहम्मद बाद दीपक से हमारी मुलाकात भी हुई थी। जी वो वो आए तस्वीर थे हमने देखी। तो और कुल उनका मिला साथ के सबको देना चाहिए। जी, कुल मिला के जो देश की स्थिति है, उसमें जो प्रखर जो नेता हैं, उन्हीं के हाथों में कुछ है कि वो कर पाएँ आगे चल के। तो ये शुभकामना। और जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं जिन नेताओं पर, जिन व्यक्तियों पर, जिन संगठनों पर और जिन पार्टियों पर, हम चाहेंगे कि वो इस मंच का इस्तेमाल संजय सिंह जी के आरोपों का जवाब देने के लिए करें। और इनके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि वाकई में जो कुछ तथ्यात्मक तौर पे रखने की बात कर रहे हैं, वो कितना तथ्यात्मक है, या फिर उनका अपना लॉजिक क्या है, अपना तर्क या कुतर्क भी कह लें तो वो क्या है। तो इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इतना लंबा, और अलग अलग पहलुओं पर आपने बात की। बहुत शुक्रिया। अगली बार मुलाकात एक और शख्सियत से। पॉइंट की बात में आज इतना ही। नमस्कार।